हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है फिर से। तो आज जो है वो अपन मेडिसिन के क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है, फटाफट से चलेंगे। सारे क्वेश्चन जो है उनको एक बार समझते हुए चलेंगे। और आप सभी के एग्जाम जो है वो नजदीक आ चुके हैं। आप सभी ने जो मॉडल टेस्ट पेपर्स लिए थे उनको भी जो है वो अभी आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि घर बैठे ही जो है वो एक आपने 3 से 6 बजे का एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो घर पे ही सेट कर दिया है, जिसमें जो है वो आप लगातार जो है वो टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। और ऐसा है भाई कि आपने 15 टेस्ट पेपर मेरे वाले ले रखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि सर हमारे फिनिश हो गए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि सर हमने 3 दिन में सॉल्व कर दिए सारे के सारे पेपर, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपने ऐसा भी कुछ किया है तो आप और भी जो मार्केट में पेपर है, मॉडल पेपर है, वो भी ले आइए। क्योंकि जितने ज्यादा अभी ये टाइम है, जितने ज्यादा टेस्ट देने का, अभी ये थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। अभी ये जो है वो ऐसे पर्टिकुलर अलग से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने का भी टाइमिंग नहीं है। अभी जो आपका टाइम है मेन, वो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पेपर जो है वो सॉल्व करने का, जिसमें सारे 10 के 10 सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। अभी पर सब्जेक्ट वाले टेस्ट मत दो। अब ये ऐसा टाइम है जिसमें पर सब्जेक्ट वाले आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके सारे के सारे 10 सब्जेक्ट, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन में जो ए पार्ट है वो सारा, और 100 क्वेश्चन में जो बी पार्ट है वो पूरा, ऐसे ही टेस्ट देने हैं अभी आपको, ठीक है ना। कोई सब्जेक्ट वाइज दे रहा है, कोई पर्टिकुलर जो है वो कंप्यूटर का दे रहा है, भाई ऐसे टेस्ट मत देना। अभी वो टाइम नहीं है कि तुम जो है वो एक्स्ट्रा टाइम ऐसे वेस्ट करो, ठीक है ना। अभी वो टाइम है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो तुम टेस्ट दो, और वो घर बैठ करके टेस्ट दो, और ऐसी जगह पे टेस्ट दो जहां पे आपके पास में एक टेबल हो, एक चेयर हो, और बिल्कुल सैचुरेशन हो, बिल्कुल मतलब एक साउंड प्रूफ हो, ठीक है ना। जहां पर साउंड जो है वो कोई ज्यादा नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर आपको पता हो तो एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो अगर कोई पेंसिल भी गिरती है तो उसकी भी आवाज आती है अपने को, ठीक है ना। तो वैसा एक साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। एसी में बैठ के टेस्ट नहीं दोगे, कूलर में बैठ के टेस्ट नहीं दोगे, ये भी चीज याद रखना, क्योंकि वहां पे नहीं होंगे। वहां पे एसी कूलर की व्यवस्था आप सभी के लिए नहीं की जाएगी, ठीक है ना। हो जाए और नहीं भी हो जाए, कूलर की व्यवस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो पंखे में बैठ के टेस्ट दो। 3 घंटे, 3 से 6 जब भी आप टेस्ट देते हो, आप पंखे में बैठ के टेस्ट दो, और डरते हुए दो। थोड़ा सा डर रहना चाहिए, ठीक है ना। और वही डर जो होता है वो एग्जाम में जो है वो आपके डर जैसा माहौल लगेगा ही नहीं आपको। मतलब ऐसा लगेगा कि ये ऐसा डर तो मुझे जो है वो नॉर्मली हर एग्जाम में लगता है, ठीक है ना। तो उस टाइप का आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके जो है वो टेस्ट देने हैं, लगातार टेस्ट देने हैं। और आज जो है वो अपन मेडिसिन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चंस करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। फटाफट से अपन ने जैसे सर्जरी के क्वेश्चन किए थे, वैसे मेडिसिन के क्वेश्चंस भी अपन आज जो है वो करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लियरली आपको पूरा जो है वो वीडियो दिख रहा होगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, कि किसी भी रोग जिनकी पहचान, निदान तथा उपचार पशु चिकित्सक द्वारा जो है वो किया जाता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा रोग है, ऐसे कौन से रोग है, या फिर ऐसे रोग जिनके अपन क्या कर रहे हैं, इनको डायग्नोस कर रहे हैं, और डायग्नोस करने के बाद जो है उनके उपचार पशु चिकित्सक द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो किस चीज में अपन जो है वो उस चीज का अध्ययन करते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रिवेंटिव मेडिसिन जो होती है उसमें तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी रोग को जो है वो बचा कैसे जा सकता है, किसी भी रोग से जो है वो अपन बच कैसे सकते हैं, वो तरीका जो होता है वो तो अपन प्रिवेंटिव मेडिसिन में। लेकिन यदि किसी रोग को आइडेंटिफाई करके उसका इलाज करना, ये अपन करते हैं क्लिनिकल मेडिसिन में अध्ययन। तो याद रखना, क्लिनिकल मेडिसिन में जो है वो अपन रोग को पहचान करके उसका जब जो है वो इलाज करते हैं, तो उस चीज को जो है वो तो अपन कहते हैं क्लिनिकल मेडिसिन। और यदि किसी रोग से बचाव के उपचार किए जा रहे हैं, ठीक है ना, कि रोग जो है, किसी भी रोग से किस प्रकार से अपन बचाव कर सकते हैं, वो होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन, जिसमें अपन रोग को रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। विश्व मेडिसिन तथा भारतीय मेडिसिन जो है, उनके जनक, उनके पितामह जो है वो किसे कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। जो चरक है ये तो भारतीय मेडिसिन के जनक है, और हिपोक्रेटस जो है वो आपके जो विश्व मेडिसिन है उसके जनक है। इसमें ज्यादा कुछ अपन को सोचना नहीं है। 52वें का आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 53, ऐसे रोग जिनके उत्पत्ति क्षेत्र एक देश हो तथा रोग को फैलाने में अनेक देश हो। मतलब कि ये हो गया कि एक रोग है जो क्या है एक ही देश में उत्पन्न हुआ है लेकिन वो बहुत सारे देशों में फैल गया, मतलब पैंडेमिक टाइप का हो गया, ठीक है ना। अब उस डिजीज को अपन क्या कहेंगे, तो क्या उसको इंडिजिनस डिजीज कहेंगे, क्या उसको स्वदेशी कहेंगे? नहीं भाई, एक ही देश में हो, उसी देश में हो तब तो वो स्वदेशी होती है। एक्सोटिक डिजीज बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ऐसी डिजीज जो कि एक देश में उत्पन्न होकर के कई देशों में चल जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सोटिक डिजीज। कंजेनाइटल डिजीज मतलब जन्मजात रोग। जन्मजात रोग वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि जन्म से ही वो रोग उत्पन्न होते हैं। और हेरिडिटी रोग जो कि आनुवंशिक रोग होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं फिर से बता दूं आपको, जिसने अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर बुक नहीं किया है वो जो है वो अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर बुक कर लेना, ठीक है। जिसने नहीं किया है वो मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो बुक कर लेना भाई। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मॉडल टेस्ट पेपर सभी को जो है वो बुक करने ही है, ठीक है ना। क्योंकि आप जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं बता रहा हूं। और जयपुर और जोधपुर, यहाँ के जो विद्यार्थी है वो तो जयपुर और जोधपुर, जयपुर में फिर से कल हमने जो बुक भेजते हैं, जयपुर बड़ा जल्दी जो है वहां पे चल जाती है बुक, ठीक है। जयपुर में हम जैसे ही बुक भेजते हैं हाथों हाथ अगले 2-3 दिन बाद में जो है वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। क्योंकि सडनली जो है वो जयपुर का माहौल ऐसा है, जयपुर में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, ठीक है ना। और जैसे ही उनको पता चलता है कि हाँ जयपुर में ये बुक मिल रही है, अब वो कल जो है वो पायल बुक हाउस वाला बोल रहा है कि बुक्स खत्म हो गई, ठीक है ना, तो हम आज रात में वापस भिजवा देंगे, वापस से वहां पे मिलने लग जाएगी, ठीक है ना। तो जयपुर में तो पायल बुक हाउस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, और जोधपुर में जो है वो सेकंड हैंड बुक डिपो पे और एक बुक वर्ल्ड जो है वहां पर है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है जहां पर अवेलेबल नहीं बताते हैं बुक, तो आप मुझे बता दीजिएगा। इस नंबर पे जो है आप कॉल करके जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो, एक्सोटिक डिजीज विदेशी रोग होता है, कंजेनिटल डिजीज जन्मजात रोग होता है, हेरिडिटरी वो होता है जिसमें आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है ना। आनुवांशिक का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आंसर इसका हो जाएगा बी, क्योंकि एक रोग जो है वो एक देश से जो है वो दूसरे देश में फैल रहा है। इस चीज को जो है वो अपन क्या कहेंगे? एक्सोटिक डिजीज कहेंगे। अगला देखिए, पॉलिप्निया क्या है। तो देखो, 3 चीजें होती है, ठीक है ना। एक पॉलिप्निया होता है, एक टैकिप्निया होता है और एक हाइपरप्निया होता है, ठीक है ना। एक हाइपरप्निया होता है, एक पॉलिप्निया होता है और एक टैकिप्निया होता है। इन तीनों में याद रखना, तीनों में ही जो है वो रेस्पिरेटरी रेट जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इन तीनों में ही जो है वो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन जो गहराई होती है वो इसमें बढ़ती है, इसमें गहराई सामान्य रहती है, और इसमें गहराई जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पॉलिप्निया जो होता है वो कैसा होता है? कुत्ते की तरह श्वसन, ठीक है ना। पॉलिप्निया मतलब इस टाइप से, जिसमें क्या होता है कि वो जो है वो ज्यादा गहराई से श्वसन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को जो है वो अपन क्या कहते हैं? इस चीज को अपन कहते हैं पॉलिप्निया। तो पॉलिप्निया में श्वसन दर में वृद्धि होती है लेकिन श्वसन की गहराई ज्यादा ये नहीं होगा, कमी तो हो ही नहीं सकती। और श्वसन दर में वृद्धि लेकिन श्वसन की गहराई सामान्य, ये भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि श्वसन दर में वृद्धि तथा श्वसन की गहराई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहां पर जो है वो आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, श्वसन दर में जो है वो वृद्धि हो जाती है और श्वसन की गहराई जो होती है वो कम हो जाती है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। क्लियर? अगला देखिए, इसके बाद में घोड़ों में बड़ी आंत में होने वाला दर्द। तो ध्यान रखना, घोड़ों के चाहे बड़ी आंत में हो, चाहे पेट में हो, चाहे आमाशय में हो, हमेशा उस चीज को जो है वो अपन क्या बोलते हैं? कॉलिक बोलते हैं, ठीक है ना। उसके पेट में जो दर्द होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? घोड़े में सबसे ज्यादा जो है वो कॉलिक के चांसेस होते हैं, और कॉलिक जो होता है वो पेट दर्द होता है, ठीक है। फिर आप इंजेक्शन देते हो कई बार, जो है वो तुमने देखा होगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पशु के दूध उत्पादन का कम हो जाना। नाम से पता चल रहा है, दूध का मतलब लैक्टो। लैक्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा किसके लिए अपन उपयोग में लेते हैं? लैक्ट वर्ड जो है वो अपन उपयोग में लेते हैं दूध के लिए। और यहां पर ये बोल रहा है कि दूध जो है वो क्या हो गया? कम हो जाना और बंद हो जाना। तो कम के लिए तो अपन क्या लेंगे? कम के लिए अपन शब्द उपयोग में लेते हैं हाइपो। और जो बिल्कुल बंद हो गया, तो बंद के लिए जो है वो अपन क्या उपयोग लेते हैं? शब्द ए, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत इजीली जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। दूध का उत्पादन कम होना, कम को तो बोलेंगे हाइपो। हाइपो हाइपो यहां पर भी है,
और हाइपो यहाँ पर भी है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा बंद हो जाना, तो ए गैलेक्सिया, ये यहाँ पर देखो दोनों ऑप्शन राइट हो रहे हैं। कम हो जाना तो हाइपोगैलेक्सिया होता है और ए गैलेक्सिया होता है बंद, ठीक है। 56वें का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको आता होगा कि कौन सी डिजीज पर एक्यूट है, कौन सी एक्यूट है, कौन सी सब एक्यूट है और कौन सी जो है वो क्रॉनिक है, ठीक है ना। क्रॉनिक ऐसे रोग होता है जो बहुत टाइम तक रहता है, बहुत सालों तक भी रह जाता है, बहुत महीनों तक रहता है, उसको तो अपन क्रॉनिक कहते हैं। और पर एक्यूट रोग वो होता है जो कि क्या होता है, बहुत कम दिन के लिए, यानी कि 1 से 2 दिन के लिए जो है वो हो जाता है, उसको अपन पर एक्यूट कहते हैं। थोड़ा सा 1 वीक तक रह गया तो एक्यूट हो गया, अगर 1 वीक से थोड़ा ज्यादा 2-3 वीक तक रह रहा है तो सब एक्यूट हो गया। और क्रॉनिक जो है वो क्या रह रहा है, फिर महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने चल रहा है, तो इसका मतलब वो क्रॉनिक रोग है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो आपके क्या आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो पर एक्यूट, फिर एक्यूट, फिर सब एक्यूट और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्रॉनिक। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है, ठीक है। तो पहला है स्नैपशॉट डायग्नोसिस। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, हाथों हाथ देखा और पता लगा, ठीक है ना। मतलब पशु को एक बार में ही देखकर पता करना कि उसको कौन सा रोग है, उसको अपन स्नैपशॉट डायग्नोसिस कहते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा यहां पर यह है कि डायरेक्ट डायग्नोसिस। डायरेक्ट डायग्नोसिस का मतलब कि आप जो है वो गए पशु के पास में, पशु के लक्षणों को आइडेंटिफाई किया और लक्षणों को आइडेंटिफाई करके बिना किसी लैब टेस्ट के जो है वो आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट ही डायग्नोस कर दिया, तो उसको डायरेक्ट डायग्नोसिस कहते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है प्रयोगशाला की जांच, नहीं भाई, प्रयोगशाला की जांच के द्वारा, लेबोरेटरी यहां पर टेस्ट नहीं होते, लैब टेस्ट के बिना जो है वो आप क्या कर रहे हो, डायग्नोस कर रहे हो, तो उसको डायरेक्ट डायग्नोसिस कहते हैं। ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो गया, तो असत्य ये हो गया। डिफरेंशियल का मतलब नाम से बता रहा है, डिफरेंशियल मतलब क्या होता है, दो अलग अलग रोगों को कंपेयर करके जो है वो ओपन करते हैं, तो यहाँ पर लक्षणों की तुलना, बिल्कुल सही हो गया। और उपरोक्त सभी तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन जो है वो केवल कौन सा है, बी जो है वो असत्य कथन, ठीक है। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पशु चिकित्सक के लंबे अनुभव के आधार पर जो है वो यदि इलाज किया था तो उसे अपन क्या कहेंगे, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो वो होता है जब कोई विशिष्ट जो रोग है उसके लिए कोई विशिष्ट उपचार दिया जा रहा है। जैसे थाइलेरियोसिस रोग जो होता है उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आप दे रहे हो, ठीक है। या फिर डायमिनोजेन एस्टोरेट जो बबिशियोसिस की है वो दे रहे हो, ठीक है। आप ट्रिप्नोसोमियासिस जो है उसमें जो है वो कोई ड्रग ऑफ चॉइस दे रहे हो, तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक तो होता है जिसमें कोई ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, ठीक है। इसके बाद में एम्पेरिकल वो होता है, इसमें तो देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। एम्पेरिकल वो होता है जिसमें अनुभव के आधार पर जो है वो जो डॉक्टर होता है वो इलाज करता है। प्रोफाइलैक्टिस जो होता है वो बचाने के उपाय होते हैं, और सिम्टोमेटिक का मतलब लक्षणों के आधार पर उपचार होते हैं। इसने ये पूछा कि अनुभव के आधार पर, तो अनुभव के आधार पर कौन सा हो जाएगा, एम्पेरिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर 59वें का आंसर हो जाएगा बी, ये आपके फार्मा में भी। अगला अपन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा असत्य कूट है, कि इनमें से कौन सा जो है वो असत्य कूट है, तो देख लेते हैं। स्पोरेडिक डिजीज, देखो भाई स्पोरेडिक डिजीज जो है वो डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि यदि कोई रोग जो है वो किसी पशु के झुंड में हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर कोई झुंड है, उस झुंड में जो है वो सारे पशुओं को कोई रोग हो रहा है, तो उसको अपन स्पोरेडिक डिजीज कहते हैं। और टिटनस बिल्कुल स्पोरेडिक प्रकार का डिजीज है, या आपने मेडिसिन में सारी डेफिनेशंस आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, बिल्कुल यहाँ पर ए सही है। एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, यदि कोई छोटे क्षेत्र में जो है वो डिजीज हो गई है कुछ पशुओं को, ठीक है ना, तो उसे जो है वो अपन क्या कहते हैं, एंडेमिक। और यदि बड़े क्षेत्र में जो है वो सभी पशुओं को यदि रोग हो जाता है तो उसको जो है वो अपन कहते हैं एपिडेमिक। तो यहाँ पे एक छोटे क्षेत्र में होने वाला रोग है और एक बड़े क्षेत्र में होने वाला रोग है। जो छोटे क्षेत्र में होने वाला रोग है वो तो एंडेमिक है, और एक बड़े क्षेत्र में रोग होने वाला है उसको बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है। और पेंडेमिक भाई जो कि विश्व में हर जगह होने वाला रोग, ऐसा रोग जो पूरे विश्व में फैल जाता है, ठीक है, पूरे विश्व में जो है वो फैल जाता है, उसे जो है वो अपन क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। और ट्यूबरकुलोसिस भाई टीबी पेंडेमिक नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे पेंडेमिक डिजीज जो होती है, जैसे कि कोविड फैला था, ठीक है ना, कोविड बहुत पूरे विश्व में जो है हर जगह फैल गया था, जैसे एक वो बर्ड फ्लू फैला था, तो ये ऐसे रोग है जो कि पूरे विश्व में हर जगह फैल गए थे, तो वो पेंडेमिक होते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 60 का डी, क्लियर। तो 60 में जो है वो पेंडेमिक डिजीज वो होती है जो कि पूरे विश्व में फैल जाती है, ठीक है। अगला देखिए, कीटोसिस
कीटोसिस रोग आपको पता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस मेन कारण जो होता है कीटोसिस का, वो आपको पता होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक ऊर्जा संतुलन के कारण। ये जो रोग होता है वो ऋणात्मक ऊर्जा संतुलन के कारण होता है। कहने का मतलब आपने जो है वो काम ज्यादा कर लिया, लेकिन जितनी एनर्जी, जितना खाना जो है वो आपको चाहिए था, उतना आपने खाना नहीं खाया, तो इसका मतलब वो कीटोसिस है। ठीक है, तो इस रोग में जो है वो पशु दाना खाना बंद कर देता है। ठीक है भाई, ये तो सही लग रहा है मेरे को। इसके बाद में दूध तथा पेशाब में सिरके जैसी गंध आने लग जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो एसिड, क्योंकि फैटी एसिड जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं, क्योंकि फैट जो होता है वो डिकम्पोज होता है और जो फैटी एसिड्स होते हैं वो बन जाते हैं और सिरके जैसी गंध आती है। ये भी सही। पशु के दुग्ध उत्पादन में अचानक से कमी आती है। बिल्कुल भाई, ये भी सही है कि पशु के दुग्ध उत्पादन में अचानक से कमी आ जाती है। ये भी सही है। और यह रोग सामान्यतया प्रसव से पहले होता है। तो आप सभी को पता है कि कीटोसिस, जनरली कीटोसिस, मिल्क फीवर, ये ऐसे रोग है जो कि प्रसव के बाद में होते हैं। ध्यान रखना, प्रसव के बाद जो है वो होते हैं। तो यहां पर आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि प्रसव से पहले ये रोग नहीं है, ये क्या है, प्रसव के बाद। ठीक है, तो 61वें का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 62 है, मिल्क फीवर की अवस्था प्रथम के बारे में यहां पर आपको असत्य कथन जो है वो बताना है कि मिल्क फीवर जो है इसकी फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड फेज। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा फर्स्ट फेज अलग होती है, एक सेकंड फेज होती है। ठीक है, जिसमें सेकंड फेज में वो किंग कर लेता है नेक को। ठीक है, और फर्स्ट फेज जो है उसमें देखिए, अब देखिए इसमें पशु अति संवेदनशील हो जाता है, अति संवेदनशील हो जाता है। चलो ये तो सही भी है। ठीक है, पशु दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, दुग्ध उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है, शरीर का तापमान कम हो जाता है और इस अवस्था में खड़ी रहती है। ठीक है, तो इस अवस्था में खड़ी रहती है क्योंकि ये फर्स्ट फेज जो होती है वो खड़ी अवस्था होती है, लेकिन तापमान जो कम होता है वो याद रखना, जो सेकंड स्टेज होती है उसमें जो है वो क्या हो जाती है, वो मिल्क फीवर के केस में जो है सेकंड स्टेज में जो है वो फिर क्या हो जाती है, बैठ जाती है। और बैठने के अलावा वो अपने नेक को जो है वो ऐसे टेढ़ा करके और किंकिंग ऑफ नेक, ठीक है ना, मतलब अपनी गर्दन को जो है वो फ्लैंक के ऊपर जो है वो रख देती है और इसको अपन किंकिंग ऑफ नेक कहते हैं। उसी टाइम में जो है वो टेम्परेचर भी कम हो जाता है क्योंकि कैल्शियम जो है वो कम हो गया। जैसे ही आप क्या करते हो, सीबीजी चढ़ाते हो, सीबीजी चढ़ाने के बाद में आपने सुना होगा मैजिकल ड्रग। मैजिकल ड्रग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही अपन सीबीजी चढ़ाते हैं थोड़ी देर में जो है वो पशु एकदम से सही से खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि ये जो है वो सेकंड अवस्था में। क्लियर? इसके बाद में देखिए पीपीएच रोग, इसके बाद में देखिए पीपीएच रोग संबंधित जो है वो असत्य कथन। देखिए, तो पीपीएच रोग से संबंधित असत्य कथन क्या है, यह प्रसव के 2 से 4 सप्ताह में हो सकता है। ठीक है भाई, प्रसव के बाद में होता है। ठीक है, इससे पशु का पेशाब रंग जो होता है वो कॉफी कलर का हो जाता है। ठीक है भाई, पीपीएच क्योंकि जो फास्फोरस की कमी के कारण जो है इसमें हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है और हीमोग्लोबिनूरिया के कारण पेशाब में जो है वो लाल कॉफी रंग का जो है वो पेशाब दिखाई देता है। रूमिनेंट जानवर में सामान्यतया रक्त में फास्फोरस का स्तर 4 से 7 मिलीग्राम डेसीलीटर जो होता है, पर डेसीलीटर जो होता है वो होता है। और इस रोग में फास्फोरस जो होता है वो स्तर 5 से कम हो जाता है। नहीं, इसने लिखा है 5 mg पर डेसीलीटर हो जाता है। तो भाई मैंने क्या बोला, इसने सी ऑप्शन में, जिसको सी समझ में आ गया उसको डी आराम समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन में दिया है कि भाई नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 4 से 7, और रोग जो होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है। कमी मतलब क्या हो गया कि भाई नॉर्मल रेंज 4 है, 4 से भी अगर क्या हो गया, कम हो जाता है, यानी कि 3 mg या फिर 2 mg जो है वो पर डेसीलीटर में जो है वो अगर फास्फोरस हो गया तो इस चीज को जो है वो अपन क्या कहते हैं, पीपीएच कहते हैं। तो इसने बोला कि सामान्यतः जो है वो 5 mg होता है पीपीएच रोग में, तो बिल्कुल नहीं होता भाई। यहाँ पे आंसर जो है वो डी असत्य हो जाएगा। क्लियर? 64 देख लेते हैं। मेंढक जैसा आसन, मेंढक जैसा आसन भाई सिंपल सा याद रखना, क्रीपिंग जो है, मेंढक जैसा आसन मतलब यूं होकर के बैठना, जिसको क्रीपर काऊ बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रीपर काऊ वाला जो होता है वो किसमें होता है, बी, यानी कि डाउनर काऊ सिंड्रोम में होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए किंकिंग ऑफ नेक। अभी मैंने बताया था किंकिंग ऑफ नेक का मतलब इस तरह से गर्दन को ऐसे फ्लैंक के ऊपर रख देना। ये किसमें होता है, मिल्क फीवर में होता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक के इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। फ्रॉग जैसा आसन,
ठीक है ना। फ्रॉग लाइक पोस्चर, ये याद रखना, डाउन रिकव सिंड्रोम में होता है। और इसी टाइप से जो है किंकिंग ऑफ नेक, ये किसमें होता है, मिल्क फीवर रोग में जो है ये होता है। क्लियर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक बीमारियों के बारे में सत्य कथन है। ठीक है, अब इसने क्या पूछ लिया, असत्य नहीं पूछा। इस क्वेश्चन में जो है वो आपको पूछा है कि सत्य कथन जो है वो कौन सा है। तो इन्हें प्रोडक्शन डिजीज भी कहते हैं। ठीक है भाई, प्रोडक्शन डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो कमी या अधिकता हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद में इसने ये बोला है कि ये बीमारियां ज्यादा दूध देने वाली डेयरी जानवरों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो बिल्कुल आपको अगर पता हो तो मिल्क फीवर सबसे ज्यादा जो होता है वो किसमें होता है, एचएफ में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है वो दुग्ध उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बीमारियां ज्यादा दूध देने वाले डेयरी जानवरों में होती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही था। दूध उत्पादन बढ़ने के साथ साथ इन बीमारियों की संभावना भी बढ़ती है। तो यही चीज इसने बी ऑप्शन बताई है कि तीनों ही सही है। और इस हिसाब से आंसर जो है वो हो जाएगा 66 का डी। क्लियर। 67, थाइलेरियोसिस रोग जो होता है उसकी स्पेसिफिक, अभी मैंने बताई थी आपको कि जो ब्यूपारोकैन होती है ये तो होती है भाई थाइलेरियोसिस की। जो थाइलेरियोसिस होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या होती है, ब्यूपारोकैन। डाइमिनाजिन जो होती है वो बुबेसियसिस की होती है। जो क्विनापायरामिन होती है ये सर्रा डिजीज जो होती है उसकी होती है। क्विनापायरामिन ट्राइक्विन नाम से आता है। ठीक है ना, अपने हॉस्पिटल में भी आता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो ट्राइक्विन आता है। और गांव में जो है जो ऊंट पालक है, ऊंट पालक जो है इस ट्रिप्नोसोमियासिस की जो क्विनापायरामिन होती है उसको बोलते हैं कमजोरी की दवा। ठीक है ना, मतलब कमजोरी होती है तो इससे ताकत बढ़ जाती है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, हालांकि क्या होता है कि इससे जो है वो पैरासाइट कम हो जाते हैं। और पैरासाइट कम होने से अचानक से भूख बढ़ जाती है। और भूख बढ़ने से जो है वो ये जो कैमल होते हैं वो ज्यादा खाने लग जाते हैं और इस कारण से उनका वेट भी जो है वो बढ़ जाता है। तो बड़ा मैजिकल ड्रग है ये भी एक टाइप की। ठीक है, तो ब्यूपारोकॉन हो गई, सर्रा के लिए क्विनापायरामिन हो गई। एम्प्रोलियम जो है वो अपन कॉक्सीडियोसिस में देते हैं जनरली। ठीक है, एम्प्रोलियम अपन कॉक्सीडियोसिस जो होता है, कॉक्सीडिया का इन्फेक्शन जो होता है, ठीक है, जिसमें डायरिया होने लग जाता है, उसमें अपन एम्प्रोलियम देते हैं। तो यहां पर अपन को आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 68 देख लेते हैं कि कॉक्सीडियोसिस के बारे में आपको बताना है। खूनी पेचिस होता है, हाँ भाई इसमें ब्लडी डायरिया होता है। ठीक है, पैचिस का मतलब डायरिया हो गया और खूनी डायरिया मतलब कि ब्लडी पैचिस जो है वो इसमें होता है। इस रोग का रोग कारक जो है वो आइमेरिया जो है वो प्रोटोजोआ होता है। तो भाई बिल्कुल आइमेरिया प्रोटोजोआ जो होता है वो इसका रोग कारक होता है। ठीक है, और सिक्कम में खून बढ़ जाता है इसी कारण से तो ब्लड डी डायरिया आता है। ये भी सही है, इस हिसाब से मेरे को डी आंसर क्लियरली दिख रहा है क्योंकि इसने सत्य पूछा था। तो तीनों ही कथन जो है वो इसके सत्य है। 68 का आंसर जो है वो हो जाएगा डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 69। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके जो है वो सारे मैंने कहीं ना कहीं आपके टेस्ट सीरीज, कोई ना कोई आपके बुक, एमसीक्यू बुक या फिर जो मॉडल टेस्ट पेपर है उन्हीं में से लिए हुए हैं। ठीक है, तो जिनके पास में इन तीनों में से कुछ भी चीज है तो उनको वो क्वेश्चंस मैच होते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आता है आप वापस से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जो है वो भेज सकते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जवाब दे देता हूँ। अब कई बार क्या होता है 2-3 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिलता तो वो मैसेज पीछे चल जाता है, तो आप वापस से मैसेज कर दिया करो सर इसका आंसर। ठीक है ना, तो मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा तो उस टाइम में जो है वो आपको उसका आंसर बता दूंगा। और बाकी ऐसा है, मैं फिर कह रहा हूं अभी भी टाइम है। आज जो है वो 14 हुई है, 1 महीना पड़ा है और 15 टेस्ट पेपर है। 15 दिन जो है अगर आपके पास में आ गई है बुक तो ठीक है, नहीं आई है तो जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो ले आओ कहीं ना कहीं से। अभी तक 15 दिन पड़े हैं, 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सारे विद्यार्थी जो है वो लेकर आ जाओ और इसके बाद में उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करो। ठीक है ना, घर पर बैठ करके टेस्ट देना स्टार्ट करो। देखो 1-2 बच्चे जिनका टेस्ट से कितना इंप्रूवमेंट आया है उसके मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक बच्चा है जो रोज मुझे जो है वो अपने जो राइट होते हैं वो बताता है। उसने जब एग्जाम पहली बार टेस्ट दिया था 80 से भी कम हुए। ठीक है ना, इसके बाद में उसने इंप्रूव करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो 100 तक पहुंचा। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वो लगातार जो है वो सारे टेस्ट दे रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 110 120 पहुंच जाए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर 120 तक पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ बच्चे और भी है जिनमें से एक जना जो है
जिसके 100 से भी कम हो रहे थे, उसके कल या परसों का पेपर जो था, जिसमें उसने मुझे बताया था कि मेरे 128 राइट हो, ठीक है, 150 में से 128 हो रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है कि 128 का मतलब ये है कि आप उस रेंज में पहुंच रहे, ठीक है ना। और वैसे तो जो है, जब मैं देखता हूँ पेपर्स वगैरह कई सारे बच्चों के OMR वगैरह जब मेरे पास में आती है, वो भेजते हैं अपने आंसर्स वगैरह, ठीक है ना, कभी कभी तो उनमें से कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 135, 139, 140 तक भी जो है वो राइट होते हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप जो है वो पूरी तरह से सेफ हो। बस एक ही चीज करो कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करो, ठीक है ना। अभी वो टाइम है, 1 महीना, जिस टाइम में सिर्फ पढ़ने के अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। शादियां शादियां हो रही है, होने दो, ठीक है ना। अगर कोई घर में किसी का कोई काम चल रहा है तो चलने दो, अपने तो बस एक ही चीज करनी है, सबको छोड़ छाड़ के सब। अगर तुम्हें कोई बोले कि मेरी शादी में नहीं आया तो इसके बाद मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा, मत आना, ठीक है ना। भाई ये चीज याद रखना, अगर कोई बोले तुम्हें ब्लैकमेल करे कि नहीं मेरी शादी में आना पड़ेगा, भाई ऐसा है, अभी मेरा एग्जाम है, चाहे तेरी शादी हो चाहे मेरी खुद की शादी हो, मैं मेरी शादी में भी नहीं जाऊंगा अगर एग्जाम टाइम। तो बस दिमाग में एक ही चीज रखनी है, क्लियर। देखो अब आगे कि एफएमडी रोग जो होता है, इनमें से आपको असत्य कथन जो है वो छांटना है कि एफएमडी रोग एफ्थो वायरस से होता है, ये बिल्कुल सही है। रेबीज रोग जो होता है वो लाइसा वायरस से होता है, ये भी सही है। रिंडरपेस्ट मॉर्बिली वायरस से होता है, ये भी सही है। और पीपीआर रोग भी जो होता है वो मॉर्बिली वायरस से होता है, तो ये भी यहां पर सही, ये यहां पर गलत हो गया क्योंकि इसमें पेस्टी वायरस लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 70, निम्न से फिर से असत्य कथन छांटने हैं आपको, ठीक है भाई। आरपी रिंडरपेस्ट कैटल प्लेग होता है, ठीक है। पीपीआर गॉट प्लेग होता है, ये भी सही है। रेबीज रोग हाइड्रोफोबिया होता है, ये भी सही है। एफएमडी रोग में ये रेड नोज बता रहा है, एफएमडी रोग जो होता है उसमें रेड नोज नहीं होता, रेड नोज किसमें होता है, इन्फेक्शियस ब्रोंकोराइनाइटिस, जो आईबीआर रोग होता है, ठीक है ना, उसमें रेड नोज जाता है, उसको अपन रेड नोज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि आईबीआर को बोलते हैं ये, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एफएमडी रोग, जो कि रेड नोज नहीं होता, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर 70 का हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कुत्तों में नहीं होने वाला विषाणु जनित रोग है। अच्छा, इसने ये बोला है कि विषाणु जनित रोग है और जो कुत्तों में नहीं होता है, तो कैनाइन डिस्टेम्पर तो भाई वायरस से होता है और कुत्तों में होता है। इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस ये भी होता है वायरस से, और ये भी जो है वो कुत्ते में होता है। पार्वो वायरस से होता है, ये भी होता है। कंटेजियस एक्टाइमा ये होता है भेड़ बकरी में, ठीक है ना। भेड़ बकरी में मेनली जो है भेड़ में होता है कंटेजियस एक्टाइमा, और ये भी वायरस से होता है। तो वायरस से जरूर होता है, लेकिन इसने पूछा कैनाइन का कौन सा है, तो ये चारों वायरस के रोग है, लेकिन इनमें से एक जो है वो कैनाइन का नहीं है, जो कुत्ते का नहीं है, और वो है कौन सा, डी। तो देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया है, मैं पहले सोच रहा था कि विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, ठीक है ना, तो मैं चारों ऑप्शन में देख रहा था, मुझे चारों ही वायरस वाले लग रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इसने ऊपर क्लियर क्या कर दिया, कुत्तों में, तो ये भी पूरा प्रश्न जो है वो देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे टाइप के, बहुत अलग टाइप के प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। जो कर रहे हैं सॉल्व लगातार उनको तो पता होगा कि बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है वो उनको देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी, 71 का आंसर है डी। 72 मॉर्बिली वायरस, आरपी होता है, पीपीआर होता है, कैनाइन डिस्टेम्पर होता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है। ज्यादा अपन इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। ब्लू टंग जो है उस रोग के लिए असत्य कथन कौन सा है, तो ब्लू टंग जनरली भेड़ों में होता है भाई, भेड़ों में होता है ब्लू टंग, तो बिल्कुल सही है। इस रोग में जीभ पर सूजन होने के कारण हल्का नीला हो जाता है, ये भी सही है। अगर आप ब्लू टंग को देखोगे तो उसमें ब्लू टंग में जो है, ब्लू टंग में जो है वो क्या हो जाता है, सूजन आने लग जाती है, तो बिल्कुल ये भी सही हो गया। इस रोग को रुबार्थ रोग भी कहते हैं, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रुबार्थ रोग आपने कहां पढ़ा था, इन्फेक्शियस कैनाइन, इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस में आपने पढ़ा होगा कि आईसीएच जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रुबार्थ रोग कहते हैं। तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि 73वें का आंसर जो है वो सी असत्य हो गया। इस रोग को डांसिक रोग कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्लियरली आपके आंसर आ रहा है सी। तो 73 का आंसर जो है वो आपके हो जाएगा सी। चलिए 74 पीपीआर रोग के बारे में असत्य कथन इसमें से छाटने हैं। इस रोग का नाम जो है वो पेस्टिडिपेटाइटिस रुमिनेंट्स होता है, ये तो भाई पीपीआर के लिए सही है।
इसमें नाक से गाढ़ा म्यूकस स्त्रावित होता है। ठीक है भाई, पीपीआर में जो है वो नाक बहता है। ठीक है, भेड़ बकरी में होने वाला रोग है ये भी सही लग रहा है। क्या टिग्रोइड हर्ट होता है भाई? आप सभी को पता है कि टाइगर हार्ट किसमें होता है? टाइगर हार्ट किसमें होता रे? अरे टाइगर हार्ट जो है वो एफएमडी में होता है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि ये जो है वो सी असत्य है। 74 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, डोयल्स डिजीज जो है वो किसको कहा जाता है? ये तो भाई बहुत फेमस डिजीज है। डोयल्स डिजीज कौन सी होती है? गोयल डिजीज नहीं है, डोयल्स डिजीज है और ये है रानीखेत रोग। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग माइकोप्लाज्मा जनित नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो माइकोप्लाज्मा से जनित नहीं है? ठीक है, तो भाई सीबीपीपी, सीआरडी, सीसीपीपी। देखो सीबीपीपी और सीसीपीपी तो आपको पता है। ठीक है, ये कैप्राइन है और ये बोवाइन है और ये दोनों ही माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग है। ठीक है, ये तो माइकोप्लाज्मा वाले है, ये आपने पढ़ रखा है। एक ये जो है सीआरडी, ये होता है देखो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। और ये जो सीआरडी होती है ये होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है ना, ये आपके मुर्गियों में होने वाली डिजीज है। ठीक है, और गैलीसेप्टिकम इससे ये सीआरडी डिजीज होती है और यहाँ पे ये भी माइकोप्लाज्मा से होती है। तो ये तीनों माइकोप्लाज्मा से, लेकिन कॉलीबैसिलोसिस जो है वो आपको पता हो तो बैसिलस बैक्टीरिया से होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा एकमात्र ऐसा रोग जो कि सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो है वो हो जाते हैं माइकोप्लाज्मा से, सिर्फ एक जो है कॉलीबैसिलोसिस, ये जो रोग होता है ये होता है आपके बैक्टीरिया से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 76 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? बड़ा आसान है, जल्दी से पढ़ो और आंसर बताओ मुझे। देखो, तो रेबीज रोग जो होता है क्या वो विषाणु जनित है? सबको पता है लाइजा वायरस से होता है, बड़ा फेमस रोग है और ये होता है इससे। बिल्कुल सही हो गया। एक्टिनोमाइकोसिस, हो पहले ही यहाँ पर एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस, ये दोनों ही रोग जो होते हैं वो जीवाणु जनित होते हैं। आप माइको वर्ड समझ करके, माइको वर्ड जनरली यूज किया जाता है फंगस के लिए, कवक के लिए, लेकिन एक्टिनोमाइकोसिस जो होता है वो जीवाणु जनित है। तो असत्य सिर्फ एक हो गया, ये यहाँ पर बी। ठीक है, तो बी यहां पर गलत हो जाएगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बी। कीटोसिस उपापचयी रोग होता है ग्लूकोज की कमी से, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस से, और बबेसिस प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये यहां पर तीनों सही हो गए, बी जो है वो यहां पर हो गया गलत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में एक्टिनोमाइकोसिस और एक्टिनोबैसिलोसिस दोनों वापस से दे दिए और दोनों ही बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है ना, ये आपको बड़ा सिंपल सा है और ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि माइकोसिस आपको ऐसा लगेगा कवक जनित है, लेकिन ध्यान रखना कई बार जो है वो जब आप ज्यादा अच्छी तैयारी कर लेते हो ना तो उस टाइम में क्वेश्चन गलत और होते हैं। और वो क्वेश्चन जो गलत होते हैं उसका कारण जो है, जब आपको पता चलता है कि कारण गलत होने का कारण क्या होता है, और वो गलत होने का कारण होता है कि अपन ज्यादा सोचने लग जाते हैं। ठीक है ना, अब बहुत लोगों को ये पता है एक्टिनोमाइकोसिस जो होता है ये जीवाणु जनित रोग है, लेकिन माइसिस या माइको शब्द जो होता है वो कवक के लिए उपयोग लिया जाता है। ठीक है ना, तो अपन सोचते हैं क्या ये क्या पता है ये कवक जनित रोग नहीं हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने हैं भाई। ठीक है ना, एक्टिनोमाइकोसिस बोविस और एक्टिनोबैसिलोसिस लिग्नेसी, ये आपको अगर पता हो तो ये दोनों ही बैक्टीरियो या फिर जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा आपके दोनों ही जीवाणु जनित है। ऑप्शन कोई दिख रहा है आपको जीवाणु जनित का? डी ऑप्शन दिख रहा है, 78 का हो जाएगा डी। चलो भाई, किस रोग में पशु के श्वास के साथ साथ ग्रंटिंग साउंड, गरगर की आवाज, ग्रंटिंग साउंड आती है, गाह इस टाइप की। ठीक है, तो गरगर की आवाज जो है वो किस में आती है आप सभी को पता होगा। तो भाई ऐसा है, ये क्वेश्चन से कुछ फायदा तुम्हारा हो रहा होगा। ठीक है, लगातार कुछ बच्चे जो है वो 10-15 के 20 क्वेश्चन देख करके छोड़ देते हैं, पूरे देखो। ठीक है ना, 50 क्वेश्चंस मैंने अलग से अगर छाटे हैं तो आप क्वेश्चंस पूरे देखो और आप लगातार देखते रहोगे तभी जो है मैं और क्लासेस लाऊंगा, नहीं तो भाई महीने भर में मैं तो गायब हो जाऊंगा। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि क्लासेस रेगुलर रहे
तो एटलीस्ट जो है वो वीडियोस को पूरे देखते रहो, क्वेश्चंस पूरे देखते रहो। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि अच्छे है वीडियो तो आपके जो ग्रुप्स है उसमें आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, ताकि जितने भी वीडियो आएंगे वो हाथों हाथ से जो है वो आपके आ जाए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना भी आप मत भूलिए। क्लियर? देखिए आगे, तो किस रोग में सांस के साथ ग्रंटिंग साउंड आती है? तो भाई याद रखना, ग्रंटिंग साउंड जो है वो आपके हमेशा किस में आती है? ए, ब्लैक क्वार्टर में आती है। क्लियर? अगला इसके बाद में क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। चलो भाई, एक है जहरबाद और एक है जहर बुखार। चलो भाई बताओ, ये दोनों ही एक जैसे शब्द है, आपने ऑलरेडी जो है वो पढ़ रखे होंगे कि जहर बुखार। जहर बुखार तो वैसे बड़ा सिंपल है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जहर बुखार वाला तो कौन सा होता है? जो टॉक्सिक फीवर होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। आपको ये बताना है कि जहरबाद, बताओ भाई। जहरबाद, अरे सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट है ना, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड। तुम ये सोच रहे होंगे कि गलत कैसे हो गया, हमने तो ये पढ़ रखा है और सर ने ऐसे कैसे बता दिया। सॉरी, मैं गलती से जो है ये बता दिया मैंने। एचएस जो रोग होता है उसमें ग्रंटिंग साउंड आती है, सॉरी। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो होता है, ठीक है, उसमें जो है वो क्या होता है? गरगर की साउंड आती है। बीक्यू में नहीं आती, बीक्यू में आती है क्रेपिटेटिंग साउंड। सॉरी, फटाफट में जो है वो देखो, ये इस टाइप की जो चीजें हैं वो कई बार आप भी गलत कर सकते हो, ठीक है ना। ये फटाफट में कई बार मैं भी जो है वो गलत कर देता हूं, तो ये चीजें याद रखना। बीक्यू जो होता है वो क्रेपिटेटिंग साउंड आती है उसमें, तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। सॉरी, आंसर हो जाएगा इसका डी, एच एस। कैपिटेटिंग साउंड जो होती है वो बीक्यू में आती है। अगला देखो इसके बाद में, जहर बुखार। हाँ भाई, ये तो पता ही होगा तुम्हें, जहर बुखार तो मैंने बताया था आपको, एप्टस फीवर या फिर जो ये टॉक्सिक फीवर जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रेक्स। और जो जहरबाद है वो होता है ब्लैक क्वार्टर, और ब्लैक क्वार्टर जिसको अपन जो है वो इंग्लिश में जो है वो क्या कहते हैं? लंगड़ा बुखार कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जो ये परत होती है यहाँ पे जो है वो ब्लड जो होता है, गहरे डार्क कलर का ब्लड जो होता है वो बढ़ने लग जाता है ऊपर वाली बॉडी पे, ठीक है। और जब उसको ऐसे ट्रेस करते हैं तब उसमें से क्रेपिटेटिंग साउंड आती है। मैं गलती से जो है वो ग्रंटिंग को ग्रंटिंग समझ लिया उसको और क्रेपिटेटिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 81 जो है वो ट्यूबरक्लोसिस रोग के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? क्रॉनिक रोग होता है, सभी को पता है, टीबी बड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता है भाई, ठीक है। इसके बाद में ये माइकोबैक्टीरियम बोविस नामक सूक्ष्मजीव जो कि एक जीवाणु होता है उससे होता है। यह एक विषाणु जनित रोग बिल्कुल नहीं है भाई, पहला ही यहाँ पर बहुत इजी सा ऑप्शन आ गया, क्योंकि यह रोग विषाणु जनित नहीं है, ये जीवाणु जनित है। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 81 का आंसर जो है वो सी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में डी है, यह रोग पशुओं के श्वसन तंत्र को इफेक्ट करता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी हो गया, 81 का हो गया सी। 82, निम्नलिखित में से किस रोग में गर्भपात होता है? क्या ट्यूबरक्लोसिस में गर्भपात होता है? यस। लेप्टोस्पायरोसिस में भी होता है, लिस्टीरियोसिस में भी होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर वाले ये रट लेना पूरे, ठीक है ना। इसकी एक पूरी लिस्ट जो है वो लिखवा रखी है, ठीक है ना, तो ये रट लेना। अगला देखिए, एस्कोली टेस्ट जो होता है वो किस रोग के निदान में किया जाता है? आप सभी को पता है, वो एंथ्रेक्स जो रोग होता है उसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं? एस्कोली टेस्ट करते हैं। ये तो डायरेक्ट आपको रटना है। किस रोग में पशु के मरने के बाद राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस का मतलब क्या होता है कि जो पशु होता है उसकी पेशियां जो होती है वो क्या हो जाती है? अकड़ जाती है, ठीक है। और राइगर मोर्टिस जो होता है ये अनुपस्थित होता है। इसके अलावा एक और चीज है कि ऐसे जो इस रोग के जो पशु होते हैं उनका कभी भी जो है वो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ठीक है। तो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता और उसका कारण भी है क्योंकि इस रोग के जो जीवाणु होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, वो पोस्टमार्टम करने पर बाहर आ सकते हैं और किसी और को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर, इसलिए यहाँ पर पीएम नहीं करते, और आंसर जो है वो इसका हो जाएगा एंथ्रेक्स। राइगर मोर्टिस जो होता है वो अनुपस्थित इसमें होता है एंथ्रेक्स। अगला देखिए, इसके बाद में गलघोटू रोग एचएस के बारे में इसने पूछा है। इस रोग में पशु के गले वाले निचले हिस्से में सूजन आ जाती है, ठीक है भाई, ये तो सही है। इसके बाद में एचएस जीवाणु जो होता है, जीवाणु जनित रोग है, ये भी सही है। यह रोग सर्दी ऋतु में सामान्यतया होता है।
याद रखना एचएस रोग जो होता है वो सर्वाधिक होता है बारिश के समय, ठीक है ना। बारिश के समय जो है ज्यादातर रोग जो होते हैं वो पशुओं में बारिश के समय में ही होते हैं, क्योंकि बारिश के समय में जो है वो जीव जंतु जो कि जमीन में होते हैं वो सारे बाहर निकलने लगते हैं, इनके जो कैरियर होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं। तो सर्दी ऋतु में नहीं होगा, तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा सी, ठीक है। अगला इसके बाद में क्वेश्चन देख लेते हैं 86। चलो ग्लैंडर्स रोग के बारे में बताओ भाई। ग्लैंडर्स रोग के बारे में, यह रोग घोड़े में होता है, ठीक है भाई, सही है। यह रोग बर्कुडोरिया मेलाई नामक जीवाणु से होता है, तो जीवाणु से होता है, ये सही है। और तीसरा ये ऑप्शन आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि विषाणु जनित जो है वो रोग है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ग्लैंडर रोग जो होता है वो घोड़े में होता है। ग्लैंडर्स रोग जो होता है वो घोड़े में होता है, और बर्कुल्डेरिया मेलाई जीवाणु से होता है, यह विषाणु से नहीं होता। आंसर यहां पर सी जो है वो असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसने बोला है कि असत्य कथन जो है वो इनमें से छांटना है, ठीक है। हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया को सिपिंग फीवर बोलते हैं, अन्य नाम पढ़ लेना, ध्यान रखना। अपन इतना कुछ जो है तुम पढ़ते हो, और एग्जाम में जो है वो बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में आते हैं इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, इनमें से सिपिंग फीवर किसको कहते हैं, इनमें से किसको लंपी जो कहते हैं, किसको वुडन टंग बोलते हैं, ठीक है ना, किसको लॉग जॉ बोलते हैं। बड़े मतलब ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। हार्ड इसलिए करवाते हैं, एक दो बच्चे, दो तीन बच्चे ऐसे कमेंट भी करते हैं कि सर थोड़ा सा लेवल जो है वो इजी रखो। तो ऐसा है भाई, इन क्वेश्चंस को जब तुम अटेंड करने लग जाओगे ना, इन क्वेश्चंस में जो है वो तुम जब अच्छा करने लग जाओगे, ठीक है ना, तो वहां वाले क्वेश्चंस तो तुम्हारे जो इजी आते हैं वो तुम फोड़ दो, ठीक है ना। बस ये है कि उस एग्जाम प्रेशर में जो है वो कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, वो कम कर, ठीक है ना। जो सिली मिस्टेक्स होती है, जो एग्जाम प्रेशर होता है, ठीक है ना, जो वहां की छतें होती है, जो वहां की छिड़ें होती है, वो क्वेश्चंस गलत कराती है, वो कम कर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देखो, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया को सिपिंग फीवर बोलते हैं, ये सही है। एक्टिनोमाइकोसिस वुडन टंग होता है, वुडन टंग होता है कि एक्टिनोमाइकोसिस, वो तो बेसिलोसिस होता है, बेसिलोसिस को वुडन टंग बोलते हैं। तो इसने एक्टिनोमाइकोसिस कैसे बोल दिया, इसका मतलब यही गलत लग रहा है मेरे को। तो एक्टिनोमाइकोसिस जो होता है इसे अपन कहते हैं लंपी जो, और लॉग जो होता है वो किसको बोलते हैं अपन, टिटनस को, ठीक है। एंथ्रेक्स को स्प्लिनिक फीवर बोलते हैं, ये तो पता ही है आपको, और टिटनस को लॉग जो बोलते हैं, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गलत हो गया, वो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88, मैरेक्स रोग जो होता है वो विषाणु जनित रोग है, निम्नलिखित में से आपको असत्य कथन छांटना है। और मैरेक्स रोग जो होता है वो विषाणु जनित रोग है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला से होता है, ठीक है। ये जीवाणु जनित रोग है, ये भी मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में रानीखेत रोग जो होता है वो जीवाणु जनित है, या एस्परजिलोसिस रोग जो है वो कवक जनित है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है कि कौन सा जो रोग होता है वो कौन सी डिजीज से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको पता है, मैरेक्स रोग बड़ा फेमस है। इसके बारे में, मैरेक्स रोग के बारे में एक चीज आप सभी को पता होनी चाहिए कि इसका जो वैक्सीन लगता है, ठीक है, इसका वैक्सीन मुर्गियों में, इसका वैक्सीन, मैरेक्स रोग का वैक्सीन कब लगता है, ये बताओ भी। मैरेक्स रोग का वैक्सीन जो है वो मुर्गियों में जो है वो कब लगता है? मैरेक्स रोग का वैक्सीन जो है वो इसमें कब लगता है बताओ भाई। याद रखना, जीरोथ डे पे, जीरोथ डे पे जो है वो वैक्सीन लगता है। और जीरोथ डे पे वैक्सीन जो लगता है वो मैरेक्स का लगता है। वायरस जनित रोग होता है, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ये साल्मोनेला से होता है। एस्परजिलस आपको पता होता है, एस्परजिलस नाइगर होता है, और एस्परजिलस नाइगर, ए नाइगर जो होता है वो एक टाइप का कौन सा रोग होता है, कवक जनित होता है। तो ये हो गया सही, साल्मोनेला से ये सही हो गया, ये सही हो गया। तीसरा कौन सा है, रानीखेत, जो कि जो है वो विषाणु जनित होता है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा सी, ठीक है। और मैरेक्स रोग का याद रखना, अच्छा वैक्सीन के याद रखना, जितने भी वैक्सीन होते हैं किस टाइम में कौन सा लगता है, ये चीज याद रखना, क्लियर। तो 88 का आंसर हो जाएगा आपके सी। किसी बाह्य वस्तु को, खाद्य पदार्थ को रुकावट के कारण, भाई रुकावट हो जाना ये बड़ा सिंपल है, क्या उसको फेरेंजाइटिस बोलते हैं, क्या उसको कब्ज बोलते हैं, क्या उसको चौक बोलते हैं, या फिर क्या उसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो आइटिस आइटिस है, इसका मतलब तो सूजन है, रुकावट से तो उसका मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी सूजन हो गया। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है,
कि फूड जो होता है वो रुक जाता है इंटेस्टाइन में, तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और इसने बोला है कि खाद्य पदार्थ यहाँ रुक गया तो इसका मतलब वो चौक हो गया। चौक का मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थ बीच में कहीं पर रुक गया, उसको अपन बोलते हैं चौक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, आफरे में पशु के मौत का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है, श्वसन क्रिया रुक जाने से, रक्त में जीवाणु के पाए जाने से, हृदय गति के सामान्य से ज्यादा हो जाने से। बड़ा सिंपल सा है। देखो होता क्या है कि जब आफरा होता है ना तो उस टाइम में रूमन पूरा का पूरा भर जाता है, और रूमन क्या हो जाता है, पूरा का पूरा भर जाता है। और रूमन के पूरा भरने से जो है वो लंग्स पे क्या होता लग जाता है, जो फेफड़े होते हैं उस पर दाब पड़ने लग जाता है। फेफड़ों पर जो है वो दाब पड़ने लग जाता है, और फेफड़ों पे दाब पड़ने से जो है वो क्या हो जाती है, श्वसन में कठिनाई होती है। और श्वसन में कठिनाई होती है तो यहां पर याद रखना श्वसन रुक जाता है, और यहां पे आंसर हो जाएगा ए, आफरा। ठीक है ना। आफरे पे क्वेश्चंस भाई पूछे आते हैं लगभग हर एग्जाम में जो है वो आफरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पूछा हुआ ही। ठीक है ना। तो टिम्पैनी, आफरा, ये इस पे जो है वो ब्लड टिम्पैनी, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन अपन यूज लेते हैं, ये सारी चीजें जो है वो ढंग से पढ़ लेना। ठीक है। तो आफरे का इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो, कॉलिक सामान्यतया घोड़े में ही होता है भाई, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। नासिका मार्ग की रक्त वाहिका द्वारा हल्का खून बहना मतलब नखीर आना, और नखीर को एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। जो हीमोप्टाइसिस होता है इसका मतलब क्या होता है कि खून के बलगम जो होते हैं, ठीक है ना, बलगम थूक वगैरह जो होता है वो आने लग जाता है। ठीक है। यहाँ से नाक से जो है वो भी आने लग जाता है, स्पुटम आने लग जाता है। ठीक है। और हिमेटोइमेसिस का मतलब होता है खून की उल्टी। खून की उल्टी, तो खून की उल्टी तो होता है हिमेटोइमेसिस, और एपिस्टेक्सिस जो होता है वो होता है नखीर, जिसको अपन नखीर बोलते हैं। ठीक है, वो हो जाता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 92 का सी। 93 देखिए, इसके बाद में जोड़ों के सूजन को अपन आर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है। यकृत के सूजन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। ठीक है। पित्ताशय में कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है, ये भी ठीक है। और अस्थियों में सूजन जो होता है इसको ऑस्टाइटिस बोलते हैं, लेमिनाइटिस नहीं बोलते। ठीक है ना। ये टेंडन लिगामेंट से रिलेटेड होता है लेमिनाइटिस। अस्थियों में सूजन जो होती है ये यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, जो कि असत्य। 94, निम्नलिखित में से कौन सा टीका ऐसा है जो कि 3 सालों में एक बार लगता है। तो ध्यान रखना, थाइलेरियोसिस का जो टीका होता है वो 3 वर्षों में एक बार लगता है। ठीक है। एफएमडी तो वैसे भी 2 बार लगाते हो तुम। ठीक है ना। जो पशु मित्र योजना है उसके अंतर्गत जो है वो साल में 2 बार जो है वो, अभी आपको पता हो तो एफएमडी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो एफएमडी वैक्सीन जो होता है वो साल में कितनी बार लगाया जाता है, 2 बार लगाया। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि 3 वर्षों में एक बार होता है। कुत्ते के आगे वाले पैर और कुत्ते के पीछे वाले पैर जो होते हैं उनमें कौन कौन सी वेन होती है। तो आगे वाले में तो सेफेनस होती है, पीछे वाले में सिफेलिक होती है। ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है ये तो। इसके बाद में निम्न में से असत्य कूट जो है वो छांटिए। उपापचयी रोग, किटोसिस, उपापचयी रोग, विटामिन रोग, कर्मी जनित रोग, खनिज तत्व रोग। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमने सारों ने रोग पढ़ रखे हैं। जल्दी से जो है वो सोचो कि इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है। जल्दी देखो, जल्दी बताओ मुझे। देखो, उपापचयी रोग, किटोसिस होता है, मिल्क फीवर, क्या हुआ, अग्रपात तथा पश्चपात की आईवी, सिफेलिक और सेफेनस। हाँ, सिफेलिक और सेफेनस, सही सही। अरे एक सेकेंड, ये जो है इसमें सिफेनस जो होती है वो पीछे वाली होती है, सिफेलिक आगे वाली होती है। हाँ, इसको मैंने ट्रिक से भी रटवा रखा था, ये ट्रिक है इसलिए मैं कम रटवाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं खुद ही। ठीक है ना। तो सी पहले आता है तो ये अग्रपात हो जाएगा, और एस बाद में आता है इसलिए वो क्या हो जाएगा, पश्चपात। ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सिफेलिक और सेफेनस है, आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है भाई। और 96 का बताओ भाई, उपापचय रोग, किटोसिस, मिल्क फीवर, डाउनर काउन सिंड्रोम, ये आपको सही लग रहा है। विटामिन रोग जो होता है वो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, ये विटामिन डी की कमी से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी सही हो गया। कृमि जनित रोग में मैड काउ और स्क्रैपी, ये जो रोग होते हैं ये किससे होते हैं, प्रियोन से होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रियोन।
ठीक है ना, ये कृमि जनित नहीं होते, आंसर हो जाएगा इसका सी। खनिज तत्वों के रोग पिगलेट एनीमिया, पेरोसिस और पाइका होता है, ये सही हो गया, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। 96 का आंसर हो गया सी। ठीक है। 97 डायग्नोसिस, निम्न में से सत्य कथन चाटना आपको रोग का पता लगा, सही है। प्रोग्नोसिस होता है रोग के अंत के बारे में, मतलब वो रोग का इलाज जो है वो कितना अच्छा हो सकता है, उसको अपन प्रोग्नोसिस कहते हैं, ये भी सही है। इटियोलॉजी, रोग का रोग कारक, ये भी सही है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा डी। 97 का आंसर हो गया डी। ठीक है। अगला देखिए, प्रियोन रोगों के बारे में सत्य कथन इनमें से कौन सा है। मेड काउ रोग जो होता है वो गायों में प्रियोन के कारण होता है, ये भी सही है। प्रियोन रोग में पशुओं के मांसपेशियां में जकड़ जाती है, एंटर आ जाती है, ये भी सही है। ठीक है। प्रियोन क्या होता है, एक प्रोटीनियस फैक्टर होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, एक प्रोटीनियस एजेंट होता है, ठीक है, जिनमें जो है वो प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, लेकिन इसमें जो है वो किसी प्रकार का डीएनए और आरएनए नहीं होता, ठीक है ना। और ये सीजेड रोग भी करता है ह्यूमन में, ठीक है ना, पागलपंथी वाला रोग, ठीक है ना। इस प्रियोन के कारण जो है वो मनुष्य पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो और गाय भी हो जाती है, मैड काउ डिजीज, मैड काउ का मतलब काउ जो है वो गाय भी पागल हो जाती है, ठीक है। स्क्रैपी रोग भेड़ बकरी में प्रियोन की वजह से होता है, ये सारे यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। 98 का हो जाएगा डी। 99 है, इनमें से असत्य कथन चार्ट में, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो किटोसिस वाला ये सेम है, मिल्क रोग ये सेम है, कृमि जनित ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये प्रियोन से होता है, तो ये सेम क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे वापस से रिपीट हो गया। 99 सी आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असत्य कथन है, चार्ट ये लास्ट क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा, सीबीपीपी और सीसीपीपी, ठीक है भाई, ठीक है ना। प्लूरोनिमोनिया होता है एक तो कैप्राइन में, और दूसरा किसमें होता है, बोवाइन, ठीक है ना, कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। जीवाणु जनित में विब्रियोसिस होता है, लेप्टोस्पायरोसिस होता है, लिस्टीरिया होता है, ये तीनों ही होते हैं, तो यहाँ पर आंसर बी बी जो है वो सही है, ठीक है। विषाणु जनित रोग गलत हो गया ये, क्योंकि विब्रियोसिस, ये तीनों जो रोग होते हैं वो जीवाणु जनित है, आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कवक जनित में एस्परजिलोसिस है, डर्मेटोफाइलिटिस है और एफ्लाटॉक्सोसिस है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा क्लियरली सी, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग नहीं है। तो आज अपन ने जो है वो 51 से 100 यानी कि टोटल जो है वो अपन ने क्वेश्चंस किए हैं 50, ठीक है। लगातार जो है वो इसी तरह से क्वेश्चंस हम रोज कर रहे हैं, कभी किसी दिन जो है वो क्लासेस नहीं आती है। दूसरा, जिसने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिया है वो मॉडल पेपर ले लो भाई, ठीक है ना। आपके 300 रुपए से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये याद रखना कि उनसे जो है वो कहीं ना कहीं तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल जो है वो आप ले लीजिए मॉडल पेपर, ठीक है ना। और बहुत सस्ते रखे हैं इस बार, कोई ऐसा कोई महंगे नहीं रखे हैं हमने, ठीक है ना। इतने सारी चीजें हम इसमें दे रहे हैं, इसमें जो है वो आंसर की हम साथ में दे रहे हैं, ओएमआर इसमें साथ में दे रहे हैं, तो हम सब चीज आपको एक साथ प्रोवाइड कर, क्लियर। तो जिसने नहीं लिए वो ले लीजिए, बाकी मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।